एक्चुअल में मीना माता नाम की एक जगह है, कहां पर में है, कौन से कंट्री में है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना बनती है। कौन सी कंट्री के नाम पर पड़ा है ये रोग, ठीक है, कौन से कंट्री के इस पे, ठीक है। तो जो आप लोगों का मर्क्यूरी का जो प्रदूषण होता है, मर्क्यूरी Hg, उससे होता है आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया यहां पर में, ठीक है। एक क्वेश्चन कौन सा वाला क्लियर हो गया आप लोगों का, कि ये किसका सिंबल है, किसका सिंबल है ये। तो ये मर्क्यूरी का सिंबल है आप लोगों का, ये आप लोगों का, ठीक है, सिंबल आप लोगों का क्लियर हो गया। सिंपल सी बात है। देखो इसी तरीके से जो है ना फ्रेंड्स, एक एक करके आप लोगों ने आगे बढ़ना है, ठीक है। इसी को आप लोग क्या बोलते हो हिंदी के अंदर में, पारा भी बोलते हो आप लोग, पारा। तो इसका सिंबल क्या है, Hg है, ये आप लोगों का क्लियर हुआ। प्लस ये जो मीना माता डिजीज है, ये सबसे पहले जापान के मीना माता नाम की जगह पे आप लोगों को पाया गया था, मीना माता शहर में। तो उसी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। तो मीना माता नाम का जो है वो कहां पर में है, जापान में है, ये भी याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है, जापान के अंदर में। तो देखो एक क्वेश्चन से कितने सारे चीज आप लोगों की बन गई यहां पर में। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए, तो आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, एक हिस्ट्री का भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर में है। आपको पता है फ्रेंड्स कि जब हम बुद्ध की बात करते हैं तो महावीर जो है उनके साथ में आ ही जाता है ध्यान में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि बुद्ध की बात कर रहे हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है हम लोग महावीर की भी बात कर ही लेंगे साथ में, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आप बताइए कि बुद्ध का जन्म और मृत्यु कहाँ हुआ था, महावीर का जन्म और मृत्यु कहां पर में हुआ था। अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है वो हुई थी कुशीनारा में। कहां पर में हुई थी उनकी मृत्यु, ठीक है, उनकी मृत्यु हुई थी कुशीनारा। लिखो सभी लोग कमेंट में, सभी लोगों ने कमेंट के अंदर में लिखना है। देखो अगर आप चाहते हो ना कि आप लोगों को चीजें लंबे समय तक याद रहे तो आपको याद लिखना पड़ेगा, ठीक है। कुशीनारा के अंदर में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, जिसको आज आप कुशीनगर भी बोलते हो। उत्तर प्रदेश का एक जिला है ये, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। तो बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी कुशीनारा में, वह स्थान अब उत्तर प्रदेश के अंदर में है, ओके। वही अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की महावीर की मृत्यु जहां हुई थी, पावापुरी, कहां पर में हुई थी, पावा या पावापुरी के नाम से आप लोग इसको जानते हो। ये पावापुरी कहां पर में, बिहार में। अब देखो आप लोगों का बिहार है तो थोड़ा डिटेल में चलेंगे हम लोग। ये बिहार में ये जगह कहां मिलेंगी आप लोगों को, तो बिहार में ये जगह मिलेंगी आपको नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, नालंदा, नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। यहां पर में महावीर ने अपना पहला प्रवचन भी दिया था। महावीर की बात करो, पहला प्रवचन, ठीक है, पहला प्रवचन यहीं पे दिया था महावीर ने, ओके। और यहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई थी। महावीर का जन्म बिहार में ही हुआ था, कुंडाग्राम नाम की जगह पे, ठीक है, कुंडाग्राम नाम की जगह के ऊपर में हुआ था महावीर का। तो गौतम बुद्ध की बात करेंगे हम लोग, तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स कि इनकी जो मृत्यु है उत्तर प्रदेश के कुशीनारा या कुशीनगर के अंदर में हुई थी। अगर मैं आपसे कहूं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर में हुआ था, तो कोई बता सकता है मुझे गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर में हुआ था। ये भी मेरे को एक बार कमेंट करके बता दीजिए आप सभी लोग। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पर में गौतम बुद्ध का जन्म, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लुम्बिनी के अंदर में हुआ था उनका जन्म, ठीक है, गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में और उनकी मृत्यु कुशीनारा के अंदर में। महावीर का जन्म कुंडाग्राम के अंदर में बिहार में, और उनकी मृत्यु पावापुरी बिहार के अंदर में ही हुई थी, ठीक है। तो महावीर जो है वो बिहार पुत्र है, ये याद रखना है आप लोगों ने पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इन सॉइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द ब्लैक सॉइल फाउंड, ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स जो है आप लोगों को यहाँ पर में ये मिलेगा। जल्दी जब बताना है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी लोग। तो देखिए काली मिट्टी जो है आप लोगों की कहाँ पाई जाती है, बेसिकली ये पूछा गया है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ठीक है, गुजरात, झारखंड, कहाँ पर में पाई जाती है। तो देखो काली मिट्टी कहाँ पर है, देखो काली मिट्टी जो है ना फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, सदर्न इंडिया के अंदर में पाई जाती है, दक्षिणी भारत के अंदर में। मैं आप लोगों को एक मैप के थ्रू भी दिखा देता हूँ। ये वाला इलाका जो आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला इलाका, ठीक है, इस इलाके के अंदर में आपको मिलेंगी। गुजरात के अंदर में भी काली मिट्टी पाई जाती है आप लोगों की, लेकिन ना तो पंजाब में पाई जाती है, ना तो बिहार में पाई जाती है, ना तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, ना तो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पर में। तो आंसर आप लोगों को जो ऑप्शंस में दिया हुआ है उनके अनुसार हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में पाई जाती है। लेकिन ऊपर वाले जो राज्य है आप लोगों के उधर के अंदर में नहीं पाई जाती। काली मिट्टी की बात कर रहे हैं। काली मिट्टी किस चीज को उगाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, जल्दी से बता सकता है कोई मेरे को। काली मिट्टी, क्योंकि अब ये बात आई है तो काली मिट्टी की भी हम कर ही लेते हैं। तो कॉटन के लिए उगाई, कॉटन के लिए बहुत अच्छी होती है, कॉटन के लिए। एक और बात, एक क्वेश्चन तो और बनता है सर इसके अंदर में, एक नंबर का और क्वेश्चन बता दूं आप लोगों को,
ठीक है, जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देंगे फ्रेंड्स। मैं एक और चीज आप लोगों को बता देता हूं कि जो ब्लैक मिट्टी है इसको रेगुर के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपका बन सकता है। रेगुर मिट्टी किसको बोलते हैं? तो काली मिट्टी को बोला जाता है रेगुर मिट्टी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो जो भी आप लोगों की अर्थ जो आप लोगों की वोल्केनिक एक्टिविटी या जो ज्वालामुखी है जो क्रियाकलाप हुए थे उसके कारण ये मिट्टी बनी है, काली मिट्टी। नाउ नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों का, इंपॉर्टेंट वाला। आप में से मैक्सिमम लोग जानते होंगे फ्रेंड्स कि भारत में हमारे आर्टिकल नंबर 24 है, आर्टिकल नंबर 24, ठीक है, 24वें नंबर का, जो बोलता है कि जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल से छोटे बच्चे, उनको हानिकारक जगहों पर, ध्यान रखना मेरी बात, हानिकारक जगहों पर काम करने की अनुमति नहीं है उनको। वो पूरे बच्चों को ये नहीं बोलता कि जो छोटे बच्चे हैं उनको काम पे कहीं नहीं रख सकते, वो केवल और केवल बोलता है हानिकारक जगहों पर बाल मजदूरी के रोक लगाता है। बट एक कानून बनाया गया बाद में, प्रिवेंट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर इन इंडिया, ठीक है, बाल श्रम निदेश एवं विनियम अधिनियम बनाया गया था। कौन से साल के अंदर में, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों का ध्यान से समझिए आप लोग। 1986 के अंदर में इसको बनाया गया और ये आर्टिकल नंबर 24 को और आगे बढ़ाता है। देखो बात की गहराई को समझो आप लोग। आपको एक देखो, एक क्वेश्चन यहां पर में क्लियर हो गया, एक नंबर यहां मिलेगा आपको कि भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो बाल मजदूरी को निषेध की बात करता है, बाल मजदूरी के निषेध की बात। तो बाल मजदूरी के निषेध की बात करता है आर्टिकल नंबर 24। ये आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन ये 14 साल तक के बच्चों को केवल और केवल हानिकारक जगहों के ऊपर में, हानिकारक जो जगह है वहां पर में उनको रोकता है, हानिकारक जगहों के ऊपर में काम करने से। सभी बच्चों, मतलब सभी जगहों पे, चाहे इवन आपकी चाय की टपरी पर भी बच्चा काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर में रोकने की बात 1986 के कानून के अंदर में की गई थी, 1986 के अंदर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये समझना पड़ेगा आपको। तो बाल मजदूरी आर्टिकल अगर आपसे बोला जाए तो 24वें नंबर का, ठीक है, आर्टिकल नंबर 24। और अगर आपसे कानून की बात की जाए तो 1986 के अंदर में बना था, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो 23 दिसंबर 1986 को ये कानून जो है आप लोगों का क्या हुआ था, लागू हुआ था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों का, इसको बताना है आप लोगों ने। आप लोगों ने कभी ना कभी स्टील के बारे में जरूर सुना होगा, है इस्पात। और ये तो मॉडर्न जो इंडस्ट्री है उसमें लोहा या फिर इस्पात, इनका तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इस्पात का। तो आप लोग बताओगे मुझे कि ये जो स्टील है ये बनता किससे है, किसका एलॉय है, किसकी मिश्र धातु है। स्टील एक प्रकार की मिश्र धातु है, कोई एलिमेंट या कुछ खुद की धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है, दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनती है, ठीक है। तो बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा आप लोगों का। सभी लोग बताएंगे जल्दी जल्दी से आंसर करके। बहुत बढ़िया फ्रेंड, देखिए आप लोगों के यहाँ पर मैं आंसर्स आने, अरे कहाँ चला गया भाई, ठीक है, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए फ्रेंड्स। लोहा है, ठीक है, और कार्बन, इनको मिलाकर बनता है मेन। उसमें थोड़ा सा क्रोमियम भी मिलाया जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने। मेन क्या है, आयरन, ठीक है, आयरन और कार्बन है मेन चीज उसके अंदर में, लोहा और कार्बन। उसको मजबूती देने के लिए उसमें क्रोमियम भी मिलाया जाता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। लोहा, कार्बन और क्रोमियम, ये तीन धातुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर आप लोगों का क्या बनता है, स्टील बनता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड, जल्दी जल्दी से इस सेशन को जहां भी आप लोग शेयर कर सकते हो ना, जल्दी से शेयर कर दीजिए अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आप लोगों को करवाता रहूं, ठीक है। तो आयरन, क्रोमियम और कार्बन, ये याद रखना है आप लोगों ने, ए इज द आंसर, ठीक है। नाउ एक और क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि भारत में सबसे ज्यादा एक सिंग वाला गेंडा कहां पर में पाया जाता है, सबसे ज्यादा कहां पर में पाया जाता है एक सिंग वाला गेंडा, बताइए जल्दी से। मैं आप लोगों के लिए इसको ये भी करवा देता हूँ अरेंज, आप लोगों के कमेंट्स को मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि मेरे पास में ज्यादा बड़े स्तर पे आप लोगों के कमेंट्स दिख पाए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों के आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। राइनोसोरस जो है एक सिंग वाला गेंडा आप लोगों का, ये आप लोगों को आसाम में मिलेगा। एक्चुअली फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि केवल ये आसाम में मिलते हैं, ये आप लोगों की ये पट्टी दिख रही है ना आप लोगों को, ये पट्टी के अंदर में आप लोगों को जो है वो राइनोसोरस मिलते हैं, एक सिंग वाले गेंडे। लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलेंगे आसाम के अंदर में, आसाम के अंदर में सबसे ज्यादा आप लोगों को ये मिलेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क आप लोगों को पता होगा, आसाम के अंदर में, यहाँ पर में ये एक सिंग वाले गेंडे को संरक्षित भी किया गया है। अब एक चीज मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट राइनो कब लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट राइनो, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। प्रोजेक्ट राइनोसोरस आप लोगों का कब लॉन्च हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स 1987 के अंदर में, ठीक है। एक हुआ था विजन,
एक हुआ था विजन राइनो 2020, ये कब लॉन्च हुआ था? अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो 2005 में हुआ था। इसको समझो आप लोग क्या चीज है ये क्या भसड़ है सर। देखिए प्रोजेक्ट राइनो अगर आप लोगों से बोला जाए, प्रोजेक्ट राइनो या प्रोजेक्ट राइनोसोरस आप लोगों से बोला जाए तो कब हुआ था ये? एक सिंग वाले गेंडे को बचाने के लिए काजीरंगा आसाम के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था 1987 के अंदर में, 1987 के अंदर में। लेकिन विजन राइनो 2020 की 2020 तक हमें जो है क्या करना है, 3000 से ज्यादा राइनोसोरस की संख्या करनी है। ये वाला प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था 2005 के अंदर में। ये दोनों में फर्क है। प्रोजेक्ट राइनो 1987 में, विजन राइनो 2020 2005 में लॉन्च हुआ था। ये दोनों के दोनों लिख दो। देखो फर्क क्या है दोनों के अंदर में। ये हुआ था आपका राइनो को बचाने के लिए, राइनोसोरस को बचाने के लिए, और ये लॉन्च किया गया था कि जो राइनोसोरस है उनकी संख्या 3000 से ज्यादा करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे बेचारे राइनोसोरस? या तो बचाएंगे या तो फिर समझ जाओ आप लोग, मतलब उनकी संख्या को बढ़ाना है अपन लोगों ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वॉज लॉर्ड महावीर बोर्न? इनमें से कौन सा वाला स्टेट था जिसके अंदर में लॉर्ड महावीर जो है उनकी संख्या को बढ़ाया गया था? बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, देखिए अगर हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लॉर्ड महावीरा बॉर्न, तो महावीर का जन्म जो है ये कुंडाग्राम में हुआ था, और वो कुंडग्राम नाम की जो जगह है आपका वैशाली के पास में बिहार में है। ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो वर्धमान महावीर ये जैन तीर्थंकार थे। कौन से नंबर के जैन तीर्थंकार थे ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये 24वें नंबर के जैन तीर्थंकार थे। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। जैन तीर्थंकार 24वें नंबर के, 24th नंबर के। ओके, 540 बीसी के अंदर में कुंडग्राम नाम की एक जगह है फ्रेंड्स, बिहार के अंदर में। ओके, वैशाली के पास में, यहाँ पर में इनका जन्म हुआ था। अब एक चीज याद रखना है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि वर्धमान महावीर का जन्म भी बिहार में हुआ और इनकी मृत्यु भी बिहार में हुई थी। तो इनकी मृत्यु कहां पर में हुई थी अभी आप लोगों को बताया। अगर आप लोग आंसर कर सकते हो तो जल्दी से करके बताओ, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपसे एग्जाम के अंदर में ये सब पूछा जाता है। 24वें नंबर के तीर्थंकार थे। तीर्थंकार मतलब जिन्होंने जैन धर्म के अंदर में अपना वाणी दी है, अपना जो है योगदान दिया है। ठीक है, 24 लोग हुए हैं, ये 24वें और आखिरी तीर्थंकार थे। जैन धर्म के अनुसार 24 ही तीर्थंकार हो सकते हैं, तो ये 24वें नंबर के थे। ठीक है, तो पावापुरी के अंदर में हुआ था, पावापुरी। अब अगर मान लीजिए आप लोगों का ये क्वेश्चन आ जाए कि ये पावापुरी बिहार के कौन से जिले में है, कौन से जिले के अंदर में है, तो आंसर क्या करोगे आप लोग, ये भी आंसर करके बताओ, क्योंकि ये भी तो बन सकता है क्वेश्चन, है ना, कि पावापुरी में हुआ था, लेकिन पावापुरी कौन से जिले के अंदर में। तो ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे, देखते कितने लोग इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। नाउ नाउ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है आप लोगों का, एलिफेंटा। कल रात में ही जब मैं पेड क्लास पढ़ा रहा था तो उसके अंदर में भी आप लोगों को बताया था एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ है। कल हम लोगों ने जो आर्ट एंड कल्चर है उसको पढ़ा। हमने हमने देखा फ्रेंड्स कि कैसे अलग अलग जो है आप लोगों की चित्रकारियां होती है, अजंता की, एलोरा के बारे में हमने देखा। बताइए कि एलिफेंटा आइलैंड जो है वो कहाँ मिलेगा आपको। यहाँ पर मैं एलिफेंटा की गुफाएं भी आपको मिलेंगी जी। तो एलिफेंटा आइलैंड जो है आप लोगों का, ये मुंबई के तट के पास में है, महाराष्ट्र के अंदर में। ठीक है, महाराष्ट्र में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, महाराष्ट्र के तट के पास में है एलिफेंटा आइलैंड। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाता है एलिफेंटा आइलैंड। ये एलिफेंटा आइलैंड की जो गुफाएं है, यहाँ पर में केव्स मिली है आपको, गुफाएं। ठीक है, जो गुफाएं मिली है, ये कौन से वंश के राजाओं ने बनाई थी एलिफेंटा आइलैंड की गुफाएं, आपको पता है? एलिफेंटा आइलैंड की जो गुफाएं है वो कौन से वंश के राजाओं ने बनाई थी? राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई थी। राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट राजाओं ने बनाई थी। राष्ट्रकूट राजा कहां से शासन चलाते थे? ये यहाँ से, ये इधर साइड में, ये देख रहे हो ना आप लोग, ये वाला इलाका था राष्ट्रकूट राजाओं का, ये इधर वाला। ठीक है, इधर का इलाका राष्ट्रकूट राजाओं का। अगर आप लोगों को इमेजिन करने में दिक्कत हो रही हो तो आप लोग ऐसे समझ सकते हो, उधर साइड में। ओके, तो राष्ट्रकूट राजाओं ने एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो बनाई थी, मुंबई के तट के ऊपर में है ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर में, जो आपकी विश्व धरोहर स्थल है, उसके अंदर में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ था और कौन सा साल था वो? जल्दी जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर आर्टिलरी वॉज यूज्ड, तोप खाना। ठीक है, तोप खाना या तोप का इस्तेमाल किया गया था सबसे पहले, तो पानीपत के पहले युद्ध में किया गया था, पानीपत का पहला युद्ध। एक्चुअली फ्रेंड्स, भारत के अंदर में तोप या तोप खाने को लाने का श्रेय जो है ये बाबर को दिया जाता है। बाबर
बाबर कौन था? मुगल संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक बाबर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, बाबर ने किया था। और बाबर ने भारत के अंदर में जब आक्रमण किया 1526 में, ठीक है, और 1526 में कौन सी लड़ाई हुई? पानीपत की पहली लड़ाई। किसके किसके बीच में हुई थी ये पानीपत की पहली लड़ाई? बता सकते हो आप लोग? एक नंबर तो यहां भी मिल सकता है आप लोगों को। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो है फ्रेंड्स, ये बाबर, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। इब्राहिम इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी। इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें कौन जीता था? बाबर जीता था और इब्राहिम लोधी हार गया था। ये याद रखना है आप लोगों ने, इब्राहिम लोधी हार गया। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इसमें पहली बार जो है तोपखाने का इस्तेमाल किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से ये पॉइंट। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये हमारे भारत के वीर पुरुष है। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स की ये जो है, ठीक है, इनको जब मृत्यु दंड दिया गया वो तारीख कौन सी थी? और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से और पूछता हूँ, उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर में, उस समय में वायसराय कौन थे? बताओ। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर में आंसर देखिए, यहाँ पर में होगा आप लोगों का 23 मार्च 1931। ठीक है, 1931। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन लोगों को फांसी क्यों दी गई थी? इनको फांसी दी गई थी फ्रेंड्स लाहौर जो कॉन्स्पिरेसी है उसके केस में। कौन से केस में? लाहौर, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, लाहौर षड्यंत्र बोला जाता है, जिसके अंदर में जो एक अधिकारी थे, साउंडर्स करके एक अधिकारी थे, उनकी हत्या हो गई थी। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। एक अधिकारी थे, पुलिस अधिकारी, उनकी हत्या हो गई थी। इन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उस अधिकारी को मार दिया था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। उस समय में भारत के वायसराय कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि जब इनको मृत्यु दंड दिया गया तो भारत के वायसराय कौन थे? तो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन, ये याद रखना है आप लोगों ने, लॉर्ड इरविन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, इरविन, लॉर्ड इरविन इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो देखो, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर में दिया गया था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्यों ली गई थी? लाहौर कॉन्स्पिरेसी क्यों की गई थी? लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए। लाला लाजपत राय की मौत कैसे हो गई थी फिर? ये क्वेश्चन सुपर टेट जो यूपी का सुपर टेट था उसमें आया था, हो सकता है आप लोगों से भी पूछ लिया जाए। तो लाला लाजपत राय की मौत हुई थी साइमन कमीशन का विरोध करते करते, साइमन कमीशन का विरोध करते करते लाला लाजपत राय की मौत हो गई थी लाहौर में। ठीक है, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, उनको बहुत सारी चोट लग गई थी। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? ये इसका आंसर कर दो आप लोग। साइमन कमीशन भारत के अंदर में कब आया था? इसका आंसर कर दो आप लोग फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है, और जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन, द वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड इन, कहां पर में लोकेटेड है वैली ऑफ फ्लावर? जी, तो देखिए, जो साइमन कमीशन है आप लोगों का, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये 1927 में बना था नवंबर में। जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उन लोगों को याद होगा। और भारत में कब आया था ये? भारत में आया था ये फरवरी 1928 के अंदर में, फरवरी 1928 के अंदर में भारत में आया था। तो इस तरीके से भी आपको याद रखना है। एक बार जल्दी जल्दी से जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, लाइक का बटन दबा देंगे, ताकि ऐसे ही सेशन आप लोगों के लिए लेता है। वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, कहां पर में लोकेटेड है? तो ये उत्तराखंड के अंदर में है। अब बात आती है आप लोगों की, देखिए फ्रेंड्स, ये वाली, कि साइलेंट वैली कहां पर में है? साइलेंट वैली कहां पर में है? ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे मेरे को। पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर में? पिन वैली, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, पिन वैली नेशनल पार्क कहां पर में है? तो ये कहां पर में है? देखिए, जब बात आती है साइलेंट वैली की, वैली ऑफ फ्लावर तो उत्तराखंड हो गया। ठीक है, जब आप लोग किसी लड़की से जाते हो, ठीक है, उत्तर मांगने के लिए, विल यू मैरी मी, तो आप फ्लावर लेके जाते हो। उत्तर मांगने जब जाते हो तो फ्लावर लेके जाते हो। तो वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, ठीक है, वो बोल देती नहीं, ठीक है, तो आप वापस आ जाते हो। तो वैली ऑफ फ्लावर, तो उत्तर मांगने जाते हो तो फ्लावर लेने जाते हो। ठीक है, जब भी आप फिर आप साइलेंट हो जाते हो, तो साइलेंट होके आप नीचे चले जाते हो, आप नीचे चले जाते हो, आप डाउन हो जाते हो। मतलब केरल के अंदर में है साइलेंट वैली आप लोगों की, केरला के अंदर में। ठीक है, अगर उसने हाँ बोल दिया तो आप दक्षिण ऊपर चले जाओगे, फिर उसके बालों के अंदर में जो है ना मस्त पैकी गजरा लगा दोगे।
पिन वैली तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में है, ये आप लोगों को याद रखना है। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल 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 प्रदेश के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर में। तो ये आप लोग याद रख लेना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स आप लोगों के, ठीक है। वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, साइलेंट वैली केरला में है, और पिन वैली नेशनल पार्क, या बालों में पिन लगाने के लिए आप जाओगे, ठीक है, कि भाई लो पिन से उसके बालों में फ्लावर को फिट कर देता हो करके, पिन लगा के कहीं गिर ना जाए फूल, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश ऊपर में, तो ये याद रख लेना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों जो वैली 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 वाले हैं ना, ये आप लोगों को कई बार कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में, इसी वजह से मैंने एक ट्रिक बना दिया आप लोगों को, इसको ऐसे याद रख लोगे तो याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ में फ्रेंड्स दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, DANISHSHEIKH। जब भी मेरी क्लास होती है उसके ऊपर में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल आप देख सकते हो, ये लोगो है, ठीक है, इसको बराबर से आप लोग ज्वाइन कर लेना, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल, ठीक है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोविजन फॉर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान कहाँ दिया गया है, ठीक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है आप लोगों को, ये बताएंगे जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां पर में दिया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स है आप लोगों के, ठीक है। अगर आर्टिकल नंबर हम लोग 14 से लेकर 18 तक की बात करें तो ये इक्वेलिटी वाले आर्टिकल है आप लोगों के, इक्वेलिटी वाले, समानता, ठीक है, समानता से डील करने वाले आर्टिकल है आप लोगों के। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक के जो आर्टिकल्स है आप लोगों के, ये आप लोगों की फ्रीडम या स्वतंत्रता के आर्टिकल है, स्वतंत्रता देते हैं आप लोगों को कुछ ना कुछ स्वतंत्रता। अब मैं बताता हूं आपको, ये आर्टिकल नंबर 19 है ना, उसके अंदर में आप लोगों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, 6 आप लोगों को आजादी दी गई है आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है। तो कौन कौन सी स्वतंत्रता है आप लोगों के पास में, आपके पास में है राइट, आपके पास में है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ओके। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, आपके पास में पीसफुली असेंबल होने का अधिकार है, कि कहीं पे आप शांति से इकट्ठा हो सकते हो। जैसे आप लोगों की जब वैकेंसी नहीं आ रही थी तो आप पीसफुली इकट्ठा हुए और आपने जो है वो विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन यूनियन बनाने का, सोशल आर्मी जिंदाबाद दानिशर की, ठीक है, तो अपन लोगों ने एसोसिएशन बनानी है मान लीजिए। उसके बाद में फ्रीली आप इंडिया में कहीं पे भी घूम सकते हो, कहीं पे भी जाके सेटल डाउन हो सकते हो, कोई भी काम धंधा अपना शुरू कर सकते हो। तो ये 6 अधिकार आप लोगों को दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से ना एक एक्स्ट्रा पॉइंट पूछना चाहूंगा, जो आप लोगों से हो सकता है एग्जाम के अंदर में पूछ ले एग्जामिनर आपसे, ध्यान से समझना मेरी बात को, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा सकता है फ्रीडम ऑफ प्रेस कहाँ दिया गया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो आपकी प्रेस है, मीडिया है, उसकी स्वतंत्रता कहां पर में, कौन से आर्टिकल में दी गई है। तो ये याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि आर्टिकल नंबर 19A जो है आप लोगों को, 19(1) जो है आपका, ठीक है, 19(1), ये जो जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति और वाक की स्वतंत्रता, यही आपकी फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है अपने आप में, लिखा नहीं गया है, लिखा नहीं गया है, ऑटोमेटिकली है। 19(1) बोलना है, ए नहीं बोलना, आप लोग ए बोलेंगे तो वो एक अलग आर्टिकल बन जाएगा, ठीक है। 19(1) बोलना है आप लोगों ने, ठीक है, 19(1), 19(1) बोलो, ए नहीं, ए अलग आर्टिकल बनेगा, 19(1), ठीक है। 19 सब क्लॉज 1 ऐसा बोलते हैं इसको, इस प्रकार से बोला जाता है उसको, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ही आप लोगों का राइट, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19 में दी गई है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, सिंपल सी बात है, ठीक है, हो जाएगा याद आप लोगों को। बाकी के आर्टिकल्स भी धीरे 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 मैं ऐसे ही आप लोगों को याद करवाता रहूंगा। आपको बताना है फ्रेंड्स यहाँ पर में कि आप लोगों की एक जगह है मोहनजोदारो। आप बताइए कि मोहनजोदारो जो है ये कौन से नदी के ऊपर में स्थित है, मोहनजोदारो कौन से नदी के ऊपर में स्थित है। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो जो ये मोहनजोदारो है आप लोगों का, ये हड़प्पा सभ्यता, जो हड़प्पा सभ्यता यहाँ पर में बसी थी आप लोगों की इस साइड के अंदर में, उसका एक शहर है। तो आज से करीब 4,500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता बसी थी, उसका एक शहर है। ये सभ्यता जनरली जो सिंधु नदी है और उसकी जो सहायक नदी है उसके आसपास में बसी थी। काफी सारे शहर सिंधु और उसके सहायक नदियों के पास में बसे, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला जो शहर खोजा गया था आप लोगों का, सबसे पहला शहर वो था हड़प्पा। ये यहाँ पर मैं अगर मैं आपको दिखा दूं, ये हड़प्पा नाम का जो शहर है वो सबसे पहले खोजा गया था।
ये जो शहर है हड़प्पा नाम का, ये आपका रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ था हड़प्पा। लेकिन ये जो मोहनजोदारो नाम का शहर है जो दूसरे नंबर पे खोजा गया था, वो सीधी आपकी मेन जो सिंधु नदी है उसके किनारे पे बसा हुआ था। सिंधु नदी के किनारे पे, इंडस या सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ था डायरेक्टली। तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग कि मोहनजोदारो नाम का जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे पे बसा हुआ है, मेन वाली। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर मैं दिखाना भी चाहूंगा थोड़ा सा जूम करके। ये देखिए मोहनजोदारो है और ये सिंधु रिवर है। वही मैं हड़प्पा की बात करूं आप लोगों से, तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे पे बसा हुआ है। रावी नदी के किनारे पे हड़प्पा नाम का शहर। और इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं पता है आप लोगों को? पूरी की पूरी, जबकि हड़प्पा केवल एक शहर है, इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है क्योंकि ये हड़प्पा नाम का शहर था जो सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा नाम का शहर आपका सबसे पहले खोजा गया था, इसी वजह से इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, कौन सा साल था वो, ये अगर आप लोगों से पूछा जाए तो हड़प्पा कब खोजा गया था, तो हड़प्पा जो है ये 1921 के अंदर में खोजा गया था। और मोहनजोदारो की बात करूं तो 1922 में खोजा गया था। ये भी आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया था? संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, भारत के पास में एक संविधान रहेगा, ये प्रस्ताव कब पारित हुआ था? और ये किसी और ने नहीं, खुद संविधान सभा ने इसको पारित किया था। ठीक है, कि भारत के पास में एक संविधान रहेगा। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं ना कि भारत को संविधान देने का प्रस्ताव, तो मेरे कुछ बातें हैं जिसको आप लोगों ने देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बातें है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ध्यान से पूरा का पूरा फोकस यहाँ पर में रखना, एक एक पॉइंट आप लोगों का एक एक मार्क्स बना सकता है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से संविधान सभा, ठीक है, जो आप लोगों की संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा आप लोगों की कब इसकी पहली बैठक हुई थी, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी इसकी? तो पहली जो मीटिंग है इसकी ये कब हुई थी, जल्दी से आप लोग आंसर करेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का फ्रेंड्स 9 दिसंबर। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई। पहली मीटिंग होती है। इसकी सेकेंड नंबर की जो मीटिंग है, सेकेंड नंबर की मीटिंग ये हुई थी आप लोगों की इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी सेकेंड वाली मीटिंग हुई। अब समझिए मैं क्या बताना चाहता हूं आप लोगों को, मेरी भावनाओं को समझो। ठीक है, ये जो पहली मीटिंग हुई थी ना आप लोगों की, इसके अंदर में एक टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया था और वो आपके बिहार से था। कौन है बता सकते हैं मेरे को? वो बिहारी थे। ठीक है, बताइए जल्दी से कौन थे जिसके बारे में मैं बात करूं आप लोगों से, जिन्होंने अध्यक्षता की थी, टेम्पररी अध्यक्षता की थी इन्होंने। ठीक है, और वो बिहारी थे। और आप लोगों को तो पता ही है कि भाई एक वो भी था। ठीक है, वैसे वो अलग परिपेक्ष में था कि राधा है अगर मिश्री तो मिठास है बिहारी, राधा है अगर मोहिनी तो मोहन है बिहारी, राधा है गंगा तो धार है बिहारी, राधा है भोली तो चंचल है बिहारी। ठीक है, तो भाई बिहारी अलग ही बात है बिहारी लोगों की। तो सच्चिदानंद सिन्हा, वेरी गुड। ठीक है, तो सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये टेम्परेरी अध्यक्ष बने थे 2 दिन के लिए। ओके, और उसके बाद 11 दिसंबर को, ठीक है, 11 दिसंबर को ये याद रखना है, राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे परमानेंट। तो राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष कब बने थे, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब इसका आंसर आप करो कि राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन से तारीख को बने थे, ये आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। बताओ, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन से तारीख को बने थे, ये आप लोगों का आंसर आना चाहिए यहां पर में, जल्दी से बताओ। 11 दिसंबर लिखो आप सभी लोग। उसके बाद में क्या होता है, तीसरी मीटिंग भी बता देता हूं, इतना खर्चा हो गया मालिक तो सुन ही लो आप लोग। तीसरी वाली मीटिंग, थर्ड वाली मीटिंग जो थी, थर्ड मीटिंग ये हुई थी आप लोगों की और 2 दिन बाद 13 तारीख को, 13 दिसंबर, ठीक है, 1946 को। इस दिन क्या होता है, ठीक है, ये हमारे नेहरू जी है। ठीक है, सॉरी नेहरू जी, बस ऐसा ही बना सकता हूँ, आपको इससे ज्यादा नहीं बना पाऊंगा। हाँ ठीक है, अच्छा वाला, मतलब सुंदर लग रहे हो वैसे आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप देखिए कि जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या किया, जो है आप लोगों को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रखा। ठीक है, उद्देश्य रखा कि हमारा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा उन्होंने, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको इंग्लिश में आप लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हो, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसके अंदर में ये बताया गया कि हम संविधान में क्या क्या बनाएंगे, कैसा संविधान हम लोग बनाएंगे, उसकी बात यहां पर में रखी उन्होंने कि हम कैसा संविधान बनाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको तो आप लोग जो है ना एक पेपर पर लिखो।
ठीक है, रात भर पानी में भिगा के रखो और सुबह उठ के पी जाओ उस पानी को, इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, ये क्वेश्चन 1 नंबर मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर में, 1 नंबर यहाँ मिलेगा, देख लेना आप लोग, ये क्वेश्चन बनने की बहुत प्रबल संभावना है। किसने रखा था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ये उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में। ये प्रस्ताव कब पास हुआ, ये प्रस्ताव पास हुआ था आप लोगों का फ्रेंड्स, ये हुआ था आप लोगों का 22 जनवरी को, 22 जनवरी को, 22 जनवरी 1947 को। और इसी दिन जो है हम लोगों ने क्या किया था, संविधान बनाने का प्रस्ताव पारित किया था। मतलब ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ, मतलब ये है कि संविधान बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ था आप लोगों का। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर में से, आंसर होगा आप लोगों का 1947 में, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव पास हुआ था कि हम हमारे देश को एक संविधान देंगे। अब हो गया भाई, सारी भसड़ हो गई, उद्देश्य भी तैयार हो गया, ठीक है, क्या क्या करना है, क्या कैसा संविधान बनाना है, लोकतंत्र बनाना है, राज्यों का संघ बनाना है, सब तैयार हो गया अपना उद्देश्य। अब चलो अब काम पे लगते चुपचाप से, ठीक है। अब कोई मतलब यहाँ पर में वो कोई भी जो है ना चू चपाट नहीं करेगा, यहाँ पर में कोई लाग लपेट नहीं होंगी, चुपचाप से अब काम पे लगते हैं। तो बेसिकली ये इस दिन ये तैयार हुआ था। एक क्वेश्चन को बताने के लिए आप देखिए कितना बैकग्राउंड बताना पड़ता है आपको। एक क्वेश्चन को बताने के लिए ऐसे समझाना होता है, सिर्फ आंसर बता के आगे बढ़ गए वैसे काम नहीं होता, ठीक है। बच्चों को पूरी हिस्ट्री बतानी पड़ती है और एक एक पॉइंट पे एक एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का। अगर ऐसे पढ़ना है तो देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को पेपर क्लियर करना है तो इस प्रकार से कि पहली मीटिंग हुई, दूसरी हुई, तीसरी वाली मीटिंग में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ये उद्देश्य प्रस्ताव जब पास हुआ आप लोगों का, उसी दिन हम लोगों का ये डिसीजन हुआ था कि अब हम हमारे देश को संविधान जब तक बना नहीं देते तब तक उठेंगे नहीं, ठीक है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो आंसर आपका 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव पारित हुआ था संविधान सभा के द्वारा कि अब हमारे देश को संविधान देकर रहेंगे, ठीक है। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे सभी लोग फ्रेंड्स। इनमें से किस बादशाह को कलंदर कहा जाता है, ठीक है, कलंदर, कलंदर की उपाधि किसने ली थी, जल्दी बताएंगे आप सभी लोग, कलंदर की उपाधि इनमें से किसने ली थी, सभी लोग जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू पीहू। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कलंदर की उपाधि किसने ली थी, तो कलंदर की उपाधि जो है ये ली थी बाबर ने, ठीक है, बाबर ने, ये याद रखना है आप लोगों ने। बाबर जब उन्होंने काबुल को जीता था बाबर ने, तब उन्होंने जो है कलंदर की उपाधि धारण की थी। एक और चीज आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि बाबर ने एक और उपाधि ली थी आप लोगों के, जब उन्होंने भारत के अंदर में एक लड़ाई लड़ी थी, खांडवा की लड़ाई, ठीक है। आपको इसका भी चलो यार अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो आपको करा ही देते ना, आपका पेपर अच्छे से क्लियर पूरा का पूरा, ध्यान से देखो आप लोग। बाबर ने भारत के अंदर में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी, आप ईयर बताओगे आप लोग, जल्दी बताओ आप ईयर, जल्दी से। पानीपत की पहली लड़ाई कौन सा था ये, जल्दी से आप लोग इसको फिल करोगे जल्दी से। किसके किसके बीच में हुई थी, बाबर और किसके बीच में हुई थी, आप लोग फिल करो ताकि याद हो जाए आप लोगों को। इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी, ओके। और कब हुई थी, 1526 में, ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई जिसमें बाबर जीत गया था। 1527 में जो है वो बाबर ने क्या किया, एक और लड़ाई लड़ी बाबर ने 1527 में, इसको खांडवा की लड़ाई बोला जाता है। कौन सी लड़ाई, खांडवा, खांडवा की लड़ाई, खांडवा की लड़ाई, ठीक है, बैठा लो। खांडवा किसके साथ में लड़ी थी बाबर ने, बाबर तो था ही कॉमन यहाँ पर में, बाबर ये लड़ाई लड़ी थी उन्होंने राणा सांगा के साथ में, राणा सांगा के साथ में। राणा सांगा इसमें हार गए थे और बाबर की जीत हो गई। इस युद्ध में लड़ने से पहले बाबर के जो सैनिक थे वो लड़ने के लिए तैयार नहीं थे, वो बोले हम नहीं लड़ते, हम तो थक गए, हमको वापस जाना है घर, मेरे को बच्चों की याद आ रही, मैं जा रहा घर वापस, मैं नहीं खेलूंगा, ठीक है। तो मान लीजिए वो इस तरीके से यहाँ पर में उन्होंने मना कर दिया, तो बाबर जोश में आ गया, नहीं ये धर्म की लड़ाई है, ये हमें धर्म के लिए लड़नी है, धर्म के लिए तुम क्या मुंह दिखाओगे भगवान को ऊपर जाके, वैसे भगवान ने थोड़ी बोला था खांडवा की लड़ाई जाके लड़ो करके, मतलब लेकिन मोटिवेट करने के लिए, जैसे आपको आज के राजनेता आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, भाई ये जिहाद है, जिहाद मतलब होता है धर्म की लड़ाई, ये जिहाद है, हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे मोटिवेट कर दो। जैसे मैं आपको बोल दूं ये धर्म की लड़ाई है, अगर आप लोग नहीं अगर आपका पेपर क्लियर नहीं हुआ तो आपके नर्क में पकोड़े तले जाएंगे, ठीक है, आपको जो आपकी सीख कबाब बनाई जाएंगी, अगर आप लोगों का बीपीएससी का अगर टीचर का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप भी डर जाओगे, यार ये तो मैं तो यहाँ सोच रहा था कि पेपर क्लियर हो जाएगा तो घर वाले शादी उदी करा देंगे, और यहाँ तो सर डरा रहे उल्टा कि नरक में पकोड़े तले जाएंगे अगर के मेरे, ठीक है। तो आप और ज्यादा स्पीड से हो सकता है पढ़ने लगो आप लोग, ओके। चलिए तो यहां पर में उसने जिहाद का नारा दिया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, जिहाद का नारा, जिहाद, जिहाद मतलब होता है धार्मिक लड़ाई, और जीत गया वो, उसके सैनिक बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए और जीत गए, जैसे आप लोग भी मोटिवेटेड हो गए हो। जिहाद का नारा दिया और उसके बाद में इसने क्या किया था, इसने एक उपाधि ली थी इसके बाद में, जिहाद इस, ठीक है,
इस युद्ध के बाद में, जिहाद का नारा देने के बाद में। तो जिहाद जो है फ्रेंड्स, ये याद रख लेना आप लोग, आप लोगों का होता है धार्मिक लड़ाई। इस युद्ध के बाद में उसने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि को बोला जाता है गाजी। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण की थी? गाजी। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी? तो बाबर ने धारण की थी खानवा के युद्ध के बाद में। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है कि गाजी की उपाधि कौन से युद्ध में धारण की थी? खानवा के युद्ध में बाबर ने। किसने दिया था जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में? बाबर ने दिया था। ऐसे याद रखना है आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों को करना होता है पूरा का पूरा। तो कलंदर की उपाधि भी बाबर की ही थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। इसको पता है कलंदर क्यों कहा गया था? जब उसने जो है पानीपत की लड़ाई जीती थी ना, आपको पता है एक बार क्या किया था इसने? पूरे काबुल में सोने के सिक्के बंटवाए थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन्स। पता नहीं यार, मैं कहा था उस समय में, गोल्ड कॉइन्स बिक रहे थे यहाँ पर में। ठीक है, अपन लोग भी चले जाते हैं यार वहां पर में, गोल्ड कॉइन एक आध दो लेकर आ जाते हैं अपन लोग भी, है ना। चलिए, तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, काबुल में सब लोगों को एक एक सोने का सिक्का दिया था उन्होंने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना, देखिए आप लोग एमपीपीएससी के अंदर में, यूपीपीसीएस के अंदर में, हो सकता है बीपीएससी के अंदर में भी पूछ ले आप लोगों से ये क्वेश्चन। तो आपको बताना है शेर शाह को कहाँ पर में दफनाया गया था? शेर शाह को, ये आप लोगों से बन सकता है क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं कि जो शेर शाह, देख सकते हो आप लोग बाकी के एग्जाम में भी पूछा गया है शेर शाह। तो शेर शाह को जो है वो दफनाया गया था सासाराम के अंदर में। ये सासाराम कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर में पड़ता है? बिहार के, क्योंकि सासाराम नाम का तो कोई डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं बिहार में। अब ये क्वेश्चन बनेगा आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। इसको बोला जाता है, ठीक है, बाल की खाल निकालना। इसको बोला जाता है बीपीएससी के लेवल के ऊपर में जाना कि बीपीएससी क्या सोच सकता है। ओके, तो आप लोगों का सासाराम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप लोग मेरे को बताएंगे। सासाराम में दफनाया गया था, बट इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ठीक है, आप लोग बताएंगे कि मृत्यु कहाँ हुई थी। ये किसी ने मेरे को बता दिया तो उसको एक एक 5 रुपए वाली डेयरी मिल्क, ठीक है, मतलब उसको अनुमति दे दूंगा मैं कि जा तू खा ले डेयरी मिल्क अपने पैसों से खरीद के। ठीक है, या फिर अगर मेरे पैसों से चाहिए तो नागपुर आ जाना, मैं खिला दूंगा। 5-5 रुपए वाली डेयरी मिल्क, नागपुर आ जाओ, पक्का मैं खिलाऊंगा अपने पैसों से। वेरी गुड। तो ये डिस्ट्रिक्ट सासाराम रोहतास के अंदर में, ये याद रखेंगे आप लोग, रोहतास डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मृत्यु हुई थी कालिंजर के अंदर में, कालिंजर के किले के अंदर में मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजर में। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो याद रख लेना आप लोग, कालिंजर के अंदर में हुई थी। अच्छा, शेरशाह सूरी की पढ़ाई कहाँ पर में हुई थी? शेरशाह सूरी की पढ़ाई, अरे भाई शेरशाह सूरी तो बहुत फेमस हो गया यार, मतलब पूरी की पूरी जानकारी तेरी यहाँ मिल गई। जौनपुर के अंदर में इसकी पढ़ाई हुई थी, पढ़ाई। ठीक है, शेरशाह सूरी ने पटना का नामकरण किया था, नामकरण पटना का, सिंपल सी बात है, पाटलिपुत्र से पटना नाम रखा था, कितना बढ़िया है। अच्छा, शेरशाह सूरी भारत का सम्राट कब से कब तक रहा? भारत का सम्राट बना था ये, भारत का सम्राट, ठीक है, कब से कब तक रहा ये बता सकते हैं कोई मेरे को? ये भारत का सम्राट बन गया था हुमायूं को हराकर, हुमायूं को हराने के बाद में भारत का सम्राट बन गया था। पता है आपको कब से कब तक? 1540 से लेकर 1545 अपने मृत्यु तक, तो 5 साल के लिए भारत का सम्राट बन गया था। बहुत कम लोगों को पता है कि शेरशाह सूरी जो है उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, दिल्ली के ऊपर में कब्जा कर लिया था शेरशाह सूरी ने। 1540 से 1545 तक वो राजा रहा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं। सासाराम के अंदर में जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, ठीक है, वो उसने खुद ही बनवा लिया था अपने मरने से पहले। मैं नहीं बनाऊंगा यार, नहीं तो पता चलेगा हम बनवा लिए और फिर इंसान मर ही जा रहा है जबरदस्ती जल्दी से। ठीक है, तो ऑर्डर दे देना लेकिन बनवा के मत रख लेना। तो उसने बनवा के रख लिया था, तो ये हाथ दफनाना करके। तो अब बनवा के रख लेंगे तो क्या भगवान वेट करेंगे? अब यार खाली तो पड़ा है, करके रख दो उसको, ला दो यहाँ। तो क्यों बनवाया था तुमने? मतलब समझना चाहिए था यार कि नहीं, ऐसे ऑर्डर दे देना सिर्फ कि अगर मर गया तो वहां दफनाना करके, कभी भी। अब अगले जन्म में देखना, ऐसे करना नहीं, गलत बात। क्या बता रहा था मैं आप लोगों को? मैं आपको बता रहा था कि जो शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम के अंदर में, वो अष्टकोणीय है। ठीक है, ऑक्टागोनल उसको बोला जाता है, ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल, अष्टकोणीय। ठीक है, अष्टकोणीय, अष्टकोणीय है ये, मतलब 8 कोनों वाला ऐसे है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 8 कोनों वाला है। ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, अष्टकोणीय है इसका मकबरा। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि शेरशाह किसका मकबरा अष्टकोणीय है? तो 8 कोनों वाला है इसका मकबरा। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने करना है। ठीक, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आप लोग बताओगे मुझे कि अध्यक्ष कब बने थे संविधान सभा के? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख दूं मैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे?
तारीख बताना है मेरे को, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख आप लोग बताओगे मेरे को, जिन बच्चों ने अच्छे से देखा हुआ है ना, वेरी गुड, क्या बात है। दीक्षा पांडे ने लिखा है सेकंड मीटिंग में बने थे, ये होती है पढ़ाई। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कौन सी मीटिंग में बने थे, तो दीक्षा पांडे आंसर कर पाएंगे, क्योंकि उसने दानिश सर का लेक्चर देखा हुआ है कि दानिश सर ने पढ़ाया था अच्छे से करके। ठीक है, ये याद रखना है आपने। मेरे को बताइए आप लोग की उद्देश्य